DEDK एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DEDK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DEDK एकेडमी। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की, और ये तीसरा वीडियो है इंडियन पॉलिटी का। आज का जो टॉपिक है हमारा सांवैधानिक इतिहास, यानी सांवैधानिक जो संविधान का विकास हुआ है उसके इतिहास की हम चर्चा करेंगे। और ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का सांवैधानिक इतिहास का। इसके बाद एक और वीडियो रहेगा और उसके तहत हम तीनों जो पार्ट हैं उसमें पूरा करेंगे सांवैधानिक इतिहास को। और अधिक जानकारी के लिए और नोट्स के लिए और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dkmppsc.com इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर सर्च करें और यहाँ रजिस्टर करें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक विकास की बात करें तो संविधान के इतिहास की बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर थी उस समय उसके समय जो एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट आए थे, उनकी बात की थी। आज हम बात करेंगे 1857 के बाद, जब 1857 की क्रांति हो गई और कंपनी को भारत से अपना जो अधिकार था वो समाप्त करना पड़ा। और उसके बाद जो एक्ट आए जिनको कहा गया भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। तो पहला उसमें जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, इसमें क्या किया गया कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत से कंपनी का शासन समाप्त करके भारत पर सम्राट के हाथों में उसे सौंप दिया। यानी कि अब जो भारत था ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के सीधे अधीन हो गया। इससे पहले कंपनी शासन करती थी, कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी, क्योंकि अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखने वाली संस्था थी। फिर भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अब ये जो था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर ये भारत का राज्य सचिव या भारत सचिव या भारत सेक्रेटरी इसे जो कहा जाता था, इसकी स्थापना की गई। और ये जो होता था, जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का सदस्य एक होता था, यानी ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल थी, मंत्रियों में से कोई एक व्यक्ति को भारत का राज्य सचिव बनाया जाता था और ये इंग्लैंड में रहता था और भारत के शासन के लिए यही जिम्मेदार था। भारत का संचालन जो होता, भारत के शासन का संचालन जो भी होता था वो इसी की देखरेख में और इसी के सुपरविजन में होता था। भारत सचिव जो था वो अपने कार्यों के लिए, मतलब भारत में जो भी कार्य होते थे उसके लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इस तरह से एक टीम बनाई गई। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह पे बना दिया गया भारत सचिव। गवर्नर जनरल का अब पदनाम बदल दिया गया। अब पहले गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उस गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा वायसराय। इस प्रकार जो लॉर्ड कैनिंग थे वो प्रथम वायसराय बने। तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय भी थे भारत के और अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत के उस समय हुआ करते थे। लेकिन फिर भारत गवर्नर जनरल का पद बाद में सृजित और किया गया जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद। तो प्रथम वायसराय जो बने लॉर्ड कैनिंग बने। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा भारत के अंदर फिर जो संवैधानिक विकास की बात करें, संविधान जो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैग्ना कार्टा एक स्थान है जहां पर 1255 में
ब्रिटेन ने, जो ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था थी, उसने संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था और संसद को सर्वोच्च माना था, तो उसी आधार पर फिर इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती। तो मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर माना गया था, इसलिए भारत में भी फिर ये भारत की जो व्यवस्था थी इसको थोड़ा सुधारा गया, इसलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा का नाम दिया जाता है। चलिए बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1861। देखिए क्या किया गया इसमें कि गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण, नवनिर्मित प्रांत थे उसके अंदर गवर्नर जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल से मतलब यहाँ है वायसराय। तो वायसराय को जो विधायी कार्य करने हेतु क्या क्या काम दिया गया कि भाई आप कानून बना सकते हो, नए प्रांतों का मतलब नया प्रांत बना सकते हो, फिर जो नया प्रांत बनेगा उसके अंदर गवर्नर नियुक्त कर सकते हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर आप नियुक्त कर सकते हो। तो ये अधिकार किसको दिए गए? वायसराय को या गवर्नर जनरल को। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5वीं कर दी गई, और 5वें सदस्य का विधि वेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब केंद्रीय जो कार्यकारिणी थी, अभी 2 व्यवस्थाएं बन गई है पैरेलल। एक 12 सदस्यों की एक टीम है जो कि विधि निर्माण का काम कर रही है, दूसरी कार्यकारिणी जो कि कानून को लागू करवाने का काम कर रही है। तो एक जो 12 सदस्यों की टीम है उसे आप मान सकते हैं संसद, और जो ये 4-5 लोगों की टीम है ये आप मान सकते हैं मंत्रिपरिषद। या तो ये इस तरह से अभी शुरुआत हुई है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, और जो वर्तमान व्यवस्था है उसी का छोटा सा स्वरूप यहाँ पर दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। अब इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई। मतलब जो वायसराय की परिषद थी वो अपने लिए किस तरह से कार्य करे, उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, तो इन सब चीज के लिए नियम बनाने का काम कर सकती थी। अब इसके लिए क्या किया, लॉर्ड जो कैनिंग थे उन्होंने भारत के अंदर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली को पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत विभागों को भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिया जाता है। जैसे पीएचई विभाग किसी को दे दिया, लोक निर्माण विभाग किसी एक को दे दिया, और वो जो व्यक्ति होता था जिसको जो विभाग सौंपा जाता था वो उस विभाग के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता था। उसमें जो कुछ भी हो रहा उसके लिए क्वेश्चनेबल जो होता था वही व्यक्ति होता था। तो इस प्रकार भारत के अंदर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का शुरुआती था। आज जिस तरह से विदेश मंत्री एक को बना दिया, गृह मंत्री एक व्यक्ति को बना दिया, परिवहन मंत्री एक व्यक्ति को बना दिया, इस तरह से जो व्यक्ति था वो अपने विभाग के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो ये शुरुआत की गई थी इस अधिनियम के तहत। फिर जो वायसराय या गवर्नर जनरल होता था उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया परीक्षा में। अध्यादेश मतलब, जबकि देखिए अभी विधि निर्माण का काम तो जो 12 सदस्यीय टीम है वो कर रही है विधि निर्मात्री समिति के नाम से, लेकिन अगर अध्यादेश मतलब ऐसा कोई कंडीशन हो जाए जबकि वो विधि निर्माण करना संभव ना हो सके, तो जो गवर्नर जनरल था वो आपातकाल में या फिर ऐसी इमरजेंसी के समय पर अध्यादेश जारी कर सकता था। चलिए बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के अन्य प्रावधानों की। तो मद्रास और बंबई सरकारों को पुनः कानून निर्माण का अधिकार दे दिया गया। ये देखिए 1833 के अंदर ये अधिकार मुंबई से और दूसरी जो थी उनसे वापस ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद ये कानून का जो कानून निर्माण का अधिकार था ये मुंबई को और मद्रास को वापस दे दिया गया। वो अपने लिए कानून निर्माण खुद कर सकते थे। इसके अलावा 1833 में इनसे वापस लिया गया था, जिसमें आपको बताया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। देखिए 1833 से क्या प्रारंभ हुआ था? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब जब सारे निर्णय केंद्र ही ले, एक ही व्यक्ति ले, एक ही संस्था ले, तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। जबकि विकेंद्रीकरण क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, जब निर्णयों को नीचे लोगों में बांट दिया जाता है कि आप इस स्तर के निर्णय आप ले सकते हो। तो इस तरह से क्या हुआ, क्योंकि देखिए मुंबई को और मद्रास को कानून बनाने का अधिकार दे दिया, तो अब अपने लिए वो कानून बना सकते थे, यानी कि विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो गया। तो ये विकेंद्रीकरण का प्रारंभ माना जाता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ये पहली बार था जब कानून निर्माण की जो विधि निर्मात्री संस्था थी उसके अंदर 3 भारतीय सदस्यों को 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने शामिल किया। तो ये 3 सदस्य थे, एक थे सर दिनकर राव, एक पटियाला के महाराजा और ये बनारस के महाराजा। इनको विधान परिषद में शामिल किया गया। विधान परिषद जो कि कानून निर्माण का काम करती थी। लेकिन ये सदस्य इस तरह से नहीं था कि सिंपल सी, ये लोग सब जो थे अंग्रेजों के फ्रेंड टाइप के थे, दोस्त टाइप के थे, और यहाँ सिर्फ इनको एज अ विजिटर ही उस समय रखा गया था। ना तो इनको बोलने का अधिकार था उसके अंदर, ना प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना कोई अधिकार था। हाँ, ये अपनी सलाह जरूर वहाँ दे सकते थे, इनकी सलाह माना जाना कोई आवश्यक नहीं था। मतलब कुल मिला के एक इनको बैठा दिया गया कि हाँ साहब आप बैठिए और आप देख सकते हैं, इसमें सलाह वगैरह आप दे सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा अधिकार इन लोगों को नहीं दिया गया।
फिर आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। देखिए क्या किया गया, इस अधिनियम द्वारा 1 जनवरी माफ कीजिएगा, 1 जनवरी नहीं, 1 जनवरी को तो उसका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1 जनवरी को क्या किया गया था, 1 जनवरी 28 अप्रैल 1876 को महारानी घोषित किया गया कि ये भारत की महारानी है। और 1 जनवरी 1877 को भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि भयंकर अकाल पड़ा था, उसके बाद भी बहुत सारा पैसा इसमें खर्च किया गया था और ये काफ़ी विवादास्पद उस समय रहा था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात आती है। देखिए विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या थी वो न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। मतलब जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते थे वो कितने हो सकते थे, 16, और कम से कम कितने हो सकते थे, 10 हो सकते थे। तो ये एक व्यवस्था कर दी गई। इससे पहले 12 तो हुआ करते थे और 3 लोगों को शामिल कर दिया भारतीयों को, तो वो हो गए 15। लेकिन कर दिया गई कि भैया विधान परिषद के अंदर मैक्सिमम 16 सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं। और निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ इसी अधिनियम के तहत हुआ। हालांकि सीधे निर्वाचन, सीधा चुनाव नहीं हुआ, लेकिन निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। चुनाव पद्धति जो है उसकी शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। फिर जो परिषद के सदस्य थे उनके अधिकारों में कुछ वृद्धि कर दी गई। भारतीय जो सदस्य होते थे उन सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। वो बहस कर सकते थे, मतलब अपनी बात रख सकते थे और किसी चीज़ के ऊपर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन उन्हें मतदान करने का और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए अनुपूरक प्रश्न क्या होता है, जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है और सामने वाला उसका उत्तर देता है, तो जो उत्तर आता है उस उत्तर में से फिर कोई एक प्रश्न पूछना अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई कि भाई आप प्रश्न तो कर सकते हैं लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ना मतदान कर सकते हैं, सिर्फ अपनी बात को रख सकते हैं। यानी कि थोड़ी सी उनके जो भारतीय सदस्य थे विधान परिषद के अंदर उनको अधिकार संपन्न किया गया। अब बात आती है भारत सरकार अधिनियम 1909 की। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 बहुत फेमस है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। देखिए इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। एक्चुअल में ये सुधार का नाम है, बाकी सुधार ये बिल्कुल भी नहीं था। इसके अंदर क्या किया गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार या भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो केंद्रीय विधान परिषद के अंदर अतिरिक्त जो सदस्य थे उनकी संख्या भी 16 हुआ करती थी। अब 16 से बढ़ाकर उनकी सदस्य कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। और इसके अलावा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र के व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत की गई। और ये ही सबसे बड़ा पॉइंट है इसका। क्या हुआ था इसके तहत के मुस्लिम लीग का गठन हुआ था उसी समय, ठीक है। मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ तो उस समय के जो तत्कालीन ये मार्ले साहब और मिंटो साहब थे, तो मिंटो साहब ने मुस्लिम लीग के नेताओं को बुलाया और उनसे कहा कि भैया आप मांग कीजिए, शिमला में इनकी मीटिंग हुई, क्या आप मांग कीजिए, आपको पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। तो इनने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की अपनी, कि साहब हमें पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। पृथक निर्वाचक मंडल मतलब जो विधान परिषद के लिए चुनाव होने थे 60 सदस्यों के, उनमें से जो मुसलमान क्षेत्र है, जहां मुसलमान आबादी ज़्यादा है, उसके लिए केवल मुस्लिम ही खड़े होंगे और उनको वोट भी केवल मुस्लिम देंगे। जैसे अभी वर्तमान व्यवस्था क्या है, किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी को वोट देना होता है। इसमें ऐसा किया गया कि मुसलमान व्यक्ति खड़ा है तो उसे केवल मुसलमान वोट देंगे। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई और ये फूट डालो राज करो की नीति थी। और इसके बारे में मिंटो साहब ने कहा था, लिखा भी था एक जगह अपनी बुक में, कि हम नाग के बीज बो रहे हैं या नाग के दांत बो रहे हैं और आगे ये बहुत भयंकर परिणाम देंगे। तो ये भयंकर परिणाम पाकिस्तान के रूप में आज हमें दिखाई देता है। पाकिस्तान के निर्माण की शुरुआत अगर कहा जाए तो वो यहीं से होती है। बात करें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोक महत्व के विषयों पर प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किया गया, किंतु अभी भी उन्हें बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। मतलब वो प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, कोई लोक महत्व का विषय को सदन के अंदर रख सकते थे, लेकिन अभी भी वो मतदान नहीं कर सकते, यानी बजट को फेल नहीं कर सकते थे। बजट पर मतदान नहीं था।
हालांकि थोड़ी सी वृद्धि उनके अधिकारों में कर दी गई और प्रांतों में और केंद्रीय विधान परिषद दोनों के अंदर ये वृद्धि की गई। फिर प्रथम बार किसी भारतीय सदस्य, और उन भारतीय सदस्य का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद में, देखिए विधान परिषद में तो शामिल कर दिया गया भारतीय सदस्यों को 1861 में ही, लेकिन जो कार्यपालिका परिषद थी, जो 3-4 लोगों की जो टीम थी जो कि मंत्री परिषद का काम करती थी, उसके अंदर पहली बार विधि सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया? ये शामिल किया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो ये इसके तहत एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। फिर बात करें इसी अधिनियम की, तो इस अधिनियम को तत्कालीन ये वही चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है होता है हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत शासन अधिनियम 1935 की, दोनों बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, सुपर इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं और इनसे प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को भी देखें और इस सीरीज़ के सारे वीडियो को आप देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये कैसा लग रहा है। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है और हमें और अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो बनाने का। जब आप लाइक करते हैं, आप हमें अप्रिसिएट करते हैं कि हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ कहीं गलत हुई है, कुछ गलत जानकारी हमें दी थी, तो उसके बारे में भी आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें कि ताकि हम और इंटरेक्टिव और यूजफुल और अच्छा इसको बना सकें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हमारे लिए मायने रखते हैं आप। तो चलिए आज की बात को हम यहीं समाप्त करेंगे। उससे पहले आप हमारे यहाँ पर और वीडियो डले हुए हैं, इन वीडियोज़ को आप देखें और इन वीडियोस को देखने के बाद आप अपनी नॉलेज को गेन करें, वृद्धि करें। हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट करें और लगातार विजिट करते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ अपलोड करने वाले हैं और लगातार उसको अपडेट करते रहते हैं। तो आज की हमारी बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।